अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, बफर सॉल्यूशन। क्या है बफर सॉल्यूशन? इज एनी सॉल्यूशन which resist change in its pH on addition of small amount of acid or base. That solution is called buffer solution. समझिए, किसी सॉल्यूशन में हम थोड़ा एसिड मिलाएं या थोड़ा बेस मिलाएं या थोड़ा पानी मिलाएं, डाइल्यूशन भी कर सकते हैं, और अंडर ऑल कंडीशन वो सॉल्यूशन पीएच में चेंज जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नहीं होने दे रहा, उससे कम चेंज हो रहा है, उस चेंज को रजिस्ट कर रहा है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन व्हिच रेजिस्ट चेंज इन इट्स पीएच ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, बेस और सम वाटर टू इट। सच सॉल्यूशंस आर कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक है मिक्स्ड बफर और एक है सिंपल बफर। मिक्स्ड बफर को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। तो हमें समझना होगा एसिडिक बफर क्या होते हैं। एसिडिक बफर ऐसे बफर सॉल्यूशन होते हैं जिसमें हमारे पास वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड होता है। फॉर एग्जांपल वी हैव एसिटिक एसिड एंड वी हैव एसिटेट आयन। एसिटेट आयन may be in the form of sodium salt or may be in the form of calcium salt or may be in the form of potassium salt, किसी भी फॉर्म से आना चाहिए। एसिटिक एसिड वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस एसिटेट आयन, और वी मे हैव HCN वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस साइनाइड आयन, वीक एसिड HCN और उसका कॉन्जुगेट बेस साइनाइड आयन। बेसिक बफर क्या होंगे? इन द बेसिक बफर वी हैव वीक बेस एंड वी हैव कॉन्जुगेट एसिड ऑफ सेम वीक बेस, weak base and conjugate acid of same weak base. For example, we have weak base ammonia and the conjugate acid of ammonia is what? Ammonium. Ammonia in water, ammonium hydroxide. So ammonia or ammonium hydroxide and ammonium. Now ammonium may be from ammonium sulfate or it may be from ammonium chloride. Some ammonium and ammonia together, they will act as a basic buffer. The basic buffer, or we may have another example, we may have amine, the base, weak base, and we may have RNS3 plus. Or we may have pyridine plus pyridinium, weak base and its conjugate acid. This will act as a basic buffer. Simple buffer क्या होंगे? Simple buffer are जैसे मिक्सचर नहीं होंगे, सिंपल एक ही कंपाउंड होंगे, and those are salt of weak acid and weak base. They act as a simple buffer. Salt of weak acid and weak base act as a simple buffer. क्या इस तरह के सॉल्ट का पीएच निकालना हम ऑलरेडी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में सीख चुके? इस तरह के सॉल्ट का पीएच बताइए क्या निकाला था हमने? 7 प्लस हाफ ऑफ pKa माइनस pKb। तो इस तरह के सॉल्ट का पीएच निकालना हम ऑलरेडी जानते हैं। तो अभी हमें फोकस करना है किस पर? एसिडिक बफर और बेसिक बफर। किसी एक बफर को समझेंगे तो दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। तो पुट द हेडिंग एसिडिक बफर। अब सब हेडिंग डालेंगे क्या? एसिडिक बफर। पुट द हेडिंग acidic buffer. Now we are going to study acidic buffer. क्या है acidic buffer? देखते हैं। In the acidic buffer हमारे पास एक weak acid होगा और उस weak acid का conjugate base होगा। इस weak acid के conjugate base में जब हम मिक्सचर में, सॉल्यूशन में कोई एसिड, बेस या वाटर मिलाएंगे तो वो बफर एक्शन के कारण उसे काउंटर करेगा। कैसे? देखते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए हमारे पास सोडियम एसिटेट है। सोडियम एसिटेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएट होकर क्या देगा? एसिटेट आयन और सोडियम आयन। और हमारे पास एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड वीक एसिड है, कॉमन आयन के प्रेजेंस में इसका डिसोसिएशन सप्रेस हो जाएगा और क्या देगा? एसिटेट आयन प्लस H प्लस। फिर से समझिए, हमारे पास एक सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट दोनों ही पड़े हुए हैं। इस सॉल्यूशन में हम मिक्सचर को हम कह रहे हैं एसिडिक बफर है। क्यों एसिडिक बफर है? इसमें आप एसिड मिलाकर देखिए, बेस मिलाकर देखिए, वाटर मिलाकर देखिए, ये हर तरह से आपके चेंज को, आपके इफेक्ट को काउंटर करेगा। कैसे काउंटर करेगा? लेट मी इलैबोरेट। सपोज करिए जो सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट, सॉल्युबल सॉल्ट 100% डिसोसिएट होगा। इससे आने वाले एसिटेट आयन, इस वीक एसिड, ये कॉमन आयन लगा देंगे। कॉमन आयन इफेक्ट के कारण इस वीक एसिड का इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा? लेफ्ट। तो वीक एसिड तो लेफ्ट में पड़ा रहेगा जबकि सॉल्युबल सॉल्ट पूरा राइट में डिसोसिएट होकर चला गया। अब हम इसके अंदर सपोज करिए एसिड डाल रहे हैं, H+ डाल रहे हैं।
अगर हम इसमें H+ डालेंगे तो क्या ये इक्विलिब्रियम पीछे चली जाएगी? पीछे आने के लिए एसीटेट आयन कहां से आएंगे? एसीटेट आयन यहां से तो ज्यादा नहीं आए, तो एसीटेट आयन कौन से यूज हो जाएंगे? एसीटेट आयन ये यूज हो जाएंगे। तो अगर हम H+ ऐड करेंगे, अगर हम H+ ऐड करेंगे इसमें, तो H+ ऐड करने पर ये एसीटेट आयन इस H+ के साथ इस इक्विलिब्रियम को क्या पीछे ले जाएंगे? गॉट इज पॉइंट? तो हमने H+ को बढ़ाने की कोशिश करी बाय एडिंग एसिड। क्या सॉल्यूशन ने उस H+ को अरेस्ट कर लिया, उसको कम कर दिया? दिस इज बफर एक्शन। पर हाँ, बफर एक्शन सिर्फ एसिड के लिए नहीं, बेस के लिए भी और वाटर के लिए भी होना चाहिए। तो देखते हैं, अब इसमें हम बेस डालते हैं तो क्या होगा। अगर हम इसमें बेस डालेंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन इस H+ के साथ कंबाइन करेंगे और क्या बनाने लगेंगे? वाटर। और वाटर बनाने से क्या सॉल्यूशन का H+ कम होने लगेगा? वेल, जितना कम होना चाहिए उतना कम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम क्या अब इस केस में फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। भाई एसिड डालने पर इक्विलिब्रियम पीछे गई थी, एसिड डालने पर इक्विलिब्रियम पीछे गई थी, तो बेस मिलाने पर ये H+ रिएक्ट कर जाएगा, तो प्रोडक्ट्स के जाने से इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, तो वापस H+ जनरेट होने लगेगा। तो क्या इसने हमारी चेंज को काउंटर किया? बिल्कुल काउंटर किया। अब थर्ड केस, वाटर डालकर देखते हैं। वाटर डालेंगे तो क्या होगा? कॉमन सेंस कहता है कि H+ कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ अपॉन वॉल्यूम होता है। वाटर डालने पर क्या होगा? वाटर डालने पर क्या वॉल्यूम के बढ़ने से H+ कॉन्सेंट्रेशन में फॉल होना चाहिए। ऐसा हमने कुछ एक्सपेक्ट किया था कि वॉल्यूम को डबल करेंगे H+ हाफ हो जाएगा, पर जितना फॉल हमने एक्सपेक्ट किया था उतना फॉल नहीं हुआ, थोड़ा ही फॉल हुआ। अगर हम वाटर, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर हम इस सॉल्यूशन में वाटर ऐड करते हैं, से मान लेते हैं ऑल ऑफ सडन हमने वॉल्यूम को डबल कर दिया। अगर वॉल्यूम डबल हुआ तो क्या H+ कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाना चाहिए? ऐसा हमने एक्सपेक्ट किया था, पर हम देखते हैं H+ उतना फॉल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने पढ़ा है ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कहता है कि डाइल्यूशन बढ़ाने से वीक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है? अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ के बाई सी। तो अगर हम सी को कम करेंगे तो वीक एसिड का अल्फा बढ़ेगा। तो अगर हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का सी कम करेंगे, डाइल्यूशन को बढ़ाएंगे, तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा बढ़ जाएगा, अल्फा वुड इंक्रीज। तो अगर हम जब इसमें पानी मिलाएंगे तो क्या कॉन्सेंट्रेशन को कम करेंगे? कॉन्सेंट्रेशन को कम करेंगे तो क्या अल्फा बढ़ेगा? अल्फा बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+, एसिटिक एसिड जो अनडिसोसिएटेड था वो डिसोसिएट होने लगा, तो क्या H+ के मोल्स भी बढ़ेंगे? H+ के मोल्स भी बढ़ गए, न्यूमरेटर भी बढ़ा, डिनोमिनेटर भी बढ़ा। न्यूमरेटर उतना नहीं बढ़ा, डिनोमिनेटर ज्यादा बढ़ा, तो ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन में फॉल हो जाएगा। बट एनीवे, इस H+ के मोल्स बढ़ने से, अल्फा बढ़ने से क्या जितना फॉल हमने एक्सपेक्ट किया था उतना फॉल हुआ? नहीं हुआ। So this is what is buffer action, a solution which is capable of countering H+ addition, countering OH- addition, countering water addition। आप कब सब करके देख लीजिए, इस सॉल्यूशन के pH में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा, थोड़ा चेंज जरूर होगा पर बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा। This is what is called buffer action। अब अगला टॉपिक है, इस एसिडिक बफर की pH कैसे निकाली जाए। इस एसिडिक बफर को pH हमें कैलकुलेट करना है। हाउ टू कैलकुलेट द pH ऑफ एसिडिक बफर। तो एसिडिक बफर का pH निकालना बहुत सिंपल है। इसके लिए हम एक इक्वेशन यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड हेंडरसन-हासेलबाल्च इक्वेशन। तो pH कैलकुलेशन के लिए हम एक हेंडरसन इक्वेशन यूज करते हैं। वी यूज द हेंडरसन इक्वेशन देखिए क्या है। हमारे पास सपोज करिए सॉल्ट सोडियम एसिटेट का कॉन्सेंट्रेशन S मोल्स पर लीटर है। सॉल्ट 100% डिसोसिएट होगा और क्या देगा? एसिटेट आयन प्लस सोडियम आयन। तो एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? S एंड सोडियम आयन S। वीक एसिड भी थोड़ा बहुत डिसोसिएट होगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत डिसोसिएट होगा, और इससे भी हमें क्या मिलेंगे? एसिटेट आयन प्लस H+। मान लेते हैं वीक एसिड का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है? A मोल्स पर लीटर है। सपोज करिए वीक एसिड थोड़ा डिसोसिएट हुआ इक्विलिब्रियम पर, कितना डिसोसिएट हुआ हमें नहीं पता, ये ऑलरेडी S मोल्स पर लीटर है। मान लेते हैं एट इक्विलिब्रियम इसके A में से X डिसोसिएट हो गए, तो एसिटेट आयन कितने बनेंगे? S प्लस X, और H+ कितने बनेंगे? X। ये पॉइंट समझ में आया?
अब इसमें आपको एक एजम्पशन लेना पड़ेगा। वो एजम्पशन क्या है कि a माइनस एक्स की वैल्यू लगभग a होगी और s प्लस एक्स की वैल्यू लगभग s होगी। ये एजम्पशन क्यों वैलिड है? व्हाई दिस एजम्पशन इज वैलिड? बिकॉज दिस इज वीक एसिड, राइट साइड में जाने की टेंडेंसी ऑलरेडी कम थी, कॉमन आयन के प्रेजेंस में इसका डिसोसिएशन और रुक गया, इस एसीटेट ने इसको पीछे ही पुश रखा, इक्विलिब्रियम को पीछे की तरफ पुश किया, तो x की वैल्यू कोई बहुत ज्यादा नहीं होगी। a माइनस एक्स को हम क्या ले सकते हैं? a, और ऑब्वियसली अगर x a के आगे नेग्लिजिबल है तो x जहां तक है s के आगे भी नेग्लिजिबल होगा, तो वी कैन से दैट s प्लस एक्स इज ऑलमोस्ट इक्वल टू s। अब ऐसा करते हैं, इस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखते हैं। क्या होगा बताइए? Ka इज इक्वल टू एसिटेट आयन को मैं लिख सकता हूं कॉन्जुगेट बेस इंटू H प्लस अपॉन एसिटिक एसिड को मैं लिख सकता हूं वीक एसिड। इसको शफल करिए, सॉल्व करिए, इसको मैं लिख सकता हूं H प्लस इज इक्वल टू Ka इंटू वीक एसिड ओवर कॉन्जुगेट बेस। दोनों तरफ लॉग लीजिए, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू लॉग ऑफ Ka प्लस लॉग ऑफ वीक एसिड ओवर कॉन्जुगेट बेस। दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करिए, -1 माइनस लॉग H प्लस लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? PH माइनस लॉग Ka क्या हो जाएगा? PK। और माइनस लॉग x को क्या प्लस लॉग 1/x लिखा जा सकता है? तो माइनस लॉग x को लिखेंगे हम प्लस लॉग 1/x, दैट इज कॉन्जुगेट बेस ओवर weak acid. Now this formula should be memorized by everybody, that is pH is equal to pKa plus log of conjugate base over weak acid. ये समझना बहुत जरूरी है कि हम किसका pH निकालने जा रहे हैं। हम pH इस सॉल्यूशन का निकालने जा रहे हैं जिसमें हमारे पास एक सॉल्ट है कंसंट्रेशन S मोल्स पर लीटर और एक एसिड है कंसंट्रेशन A मोल्स पर लीटर। और ऐसा नहीं कोई भी सॉल्ट और एसिड को मिला दिया, इन सॉल्ट और एसिड में रिलेशन है। किस तरह का रिलेशन है? ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, जैसे वीक एसिड और ये उसका कॉन्जुगेट बेस है। तो यहां पर देखिए वीक एसिड एसिटिक एसिड, यहां पर क्या हो रहा है? कॉन्जुगेट बेस दैट इज एसिटेट आयन CH3COO-। pKa किसका pK? वीक एसिड जो यहां लिखा हुआ है इसका pK। तो वी हैव pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट बेस ओवर वीक एसिड। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। सिमिलरली बेसिक बफर के लिए भी हमें ऐसा ही एक एक्सप्रेशन मिलने वाला है। इज इट ओके? तो नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज व्हाट? बेसिक बफर। अगली हेडिंग डालेंगे पीएच कैलकुलेशन फॉर बेसिक बफर। अभी हमने किसके लिए कैलकुलेशन किया? एसिडिक बफर। ये फॉर्मूला सभी को याद करना है। क्या है फॉर्मूला? पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस अपॉन वीक एसिड। ये फॉर्मूला सभी को याद कर लेना है। पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस अपॉन वीक एसिड। और ये भी ध्यान रखना है इस वीक एसिड का पीके, इस वीक एसिड का पीके। बुक्स वगैरह में कई जगह फॉर्मूला लिखा होता है पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड। वो फॉर्मूला रिस्की फॉर्मूला है, कहीं कहीं सही होगा, कहीं कहीं गलत भी हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? अगर सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड है देन इट्स ओके, लेकिन अगर सॉल्ट अमोनियम सल्फेट टाइप सॉल्ट है, सॉल्ट कैल्शियम एसिटेट है, तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं, आपका सॉल्ट वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। तो ये फॉर्मूला हर केस में वैलिड हो, किसी भी तरह का सॉल्ट हो, अगर एसिडिक बफर है वी कैन यूज दिस रिलेशन। सॉल्ट बाय एसिड नहीं याद करिएगा जो बुक्स में लिखा होता है, याद करेंगे कॉन्जुगेट बेस बाय एसिड। दिस इज फंडामेंटल फॉर्म, दिस इज अ बेटर फॉर्म, इससे गलतियां नहीं होगी एग्जाम में। अगली हेडिंग डालेंगे आप पीएच कैलकुलेशन फॉर बेसिक बफर। पीएच कैलकुलेशन फॉर बेसिक बफर। पीएच कैलकुलेशन फॉर बेसिक बफर। बेसिक बफर का पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत सिंपल है। हमारे पास एक सॉल्यूशन है अमोनियम क्लोराइड, S मोल्स पर लीटर है उसमें इनिशियली, और हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, बेस से B मोल्स पर लीटर इनिशियली। तो क्या हम एज्यूम कर सकते हैं अमोनियम क्लोराइड 100% आयनाइज होगा? बिल्कुल। अमोनियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इस 100% आयनाइज होगा। क्या देगा? अमोनियम एंड क्लोराइड। तो इससे आपको अमोनियम कितने मिल जाएंगे? S मोल्स पर लीटर, क्लोराइड S मोल्स पर लीटर। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इनिशियली B मोल्स पर लीटर।
क्या अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है? वीक बेस का भी थोड़ा बहुत आयनाइजेशन होगा, बिल्कुल होगा। और क्या कॉमन आयन के प्रेजेंस में इसका आयनाइजेशन सप्रेस हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अमोनियम आयन एस्मोल्स क्वालिटर पहले से पड़े हुए हैं, वो अमोनियम इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के इक्विलिब्रियम को पीछे की तरफ पुश करेंगे, तो इसका आयनाइजेशन कोई बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो ये कितने आयनाइज होंगे? बी माइनस एक्स। अमोनियम कितने बनेंगे? एस प्लस एक्स। और हाइड्रोक्साइड कितने बन गए? एक्स। इज इट क्लियर टू यू? अब जरा देखिए, इस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम पर आप क्या करेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखिए। तो हमें क्या मिलेगा बताइए? हमें मिलेगा Kb इज इक्वल टू अमोनियम आयन। अमोनियम आयन के अमोनिया के कॉन्जुगेट एसिड है, बिल्कुल, तो इसको हम बोल सकते हैं कॉन्जुगेट एसिड। अमोनियम आयन की जगह मैं लिख रहा हूं जनरलाइज फॉर्म में कॉन्जुगेट एसिड, और इनटू हाइड्रोक्साइड आयन अपॉन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या वीक बेस है? मैं जनरलाइज फॉर्म लिख रहा हूं, इसलिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड न लिखकर वीक बेस कॉन्सेंट्रेशन लिख रहा हूं। क्या हमारा इंटरेस्ट हाइड्रोक्साइड आयन में है? बिल्कुल, हाइड्रोक्साइड आयन को एक तरफ और रिमेनिंग टर्म को दूसरी तरफ ले जाइए। बताइए हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा हाइड्रोक्साइड आयन इज इक्वल टू Kb इंटू वीक बेस अपॉन कॉन्जुगेट एसिड। अब आगे क्या करना है आपको पता है? बताइए क्या करना है? लॉग लीजिए, पिछले केस की तरह ही बिल्कुल सेम है, लॉग लीजिए। क्या मिलेगा? लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज इक्वल टू लॉग ऑफ Kb प्लस लॉग ऑफ क्या हो जाएगा बताइए? वीक बेस ओवर कॉन्जुगेट एसिड। अब आगे क्या करना है हमें? क्या करना है बताइए? माइनस से मल्टीप्लाई करें, बिल्कुल सेम केस है जो अभी पीछे पढ़ा था हमने। माइनस लॉग OH माइनस क्या हो जाएगा? POH। माइनस लॉग Kb क्या हो जाएगा बताइए? PKb। माइनस लॉग x को क्या हम प्लस लॉग 1/x कर सकते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? पॉजिटिव वाले फॉर्मूले थोड़े देखने में अच्छे लगते हैं, बस यही पर्पज है। तो माइनस लॉग x को हम लिख देते हैं प्लस लॉग 1/x, दैट कम्स आउट टू बी कॉन्जुगेट एसिड ओवर वीक बेस। तो फाइनली हमें ये एक्सप्रेशन मिल रहा है। ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और याद करना आप सभी को, और ध्यान रखेंगे यहाँ पीएच की जगह पर क्या है? POH। यहाँ पर वीक एसिड की जगह क्या आ गया? वीक बेस। PKa की जगह क्या आ गया? PKb। और पिछले केस में ऊपर कॉन्जुगेट बेस था, यहाँ पर क्या है? कॉन्जुगेट एसिड। इज इट ओके? POH आ गया अगर बेसिक बफर का, तो बेसिक बफर का pH कैसे निकालेंगे? pH क्या 14 माइनस POH हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो अगर इस फॉर्मूले से हमने POH निकाल लिया तो क्या pH निकाल लेंगे? नो इश्यू विद द pH। तो रिमेंबर एसिडिक बफर का फॉर्मूला क्या था? pH इज इक्वल टू, बोलिए, pKa प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस अपॉन वीक एसिड। इन केस ऑफ बेसिक बफर इट्स POH इक्वल टू PKb प्लस लॉग कॉन्जुगेट एसिड ओवर वीक बेस, और एसिडिक बफर में वीक बेस की जगह पर वीक एसिड, यहां कॉन्जुगेट बेस, यहां Kb की जगह पर K और POH की जगह पर PH। कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों फॉर्मूले याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस आपको इस पर किस तरह के आ सकते हैं? लेट्स एक्सप्लोर। क्वेश्चन आपको इस पर कैसे मिल सकते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास 10 ml 0.1 m एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है। Ka आपको मैं दे रहा हूं 2 इंटू 10⁻⁻5। Ka एसिटिक एसिड मैंने आपको दे दिया। इस सॉल्यूशन का हम टाइट्रेशन कराने जा रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन कराने जा रहे हैं अगेंस्ट 0.1 m सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, अगेंस्ट 0.1 m सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। मेरा क्वेश्चन आपसे, कैलकुलेट pH ऑफ सॉल्यूशन एट फर्स्ट पार्ट, एट इनिशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बी पार्ट हाफ ऑफ इक्वलेंस पॉइंट, half of equivalence point, and the C part 3/4 of equivalence point। 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के। पहला पार्ट है 10 ml 0.1 m एसिटिक एसिड सॉल्यूशन है विद गिवन K, वी आर गोइंग टू न्यूट्रलाइज इट अगेंस्ट 0.1 m सोडियम हाइड्रोक्साइड, आस्किंग यू व्हाट विल बी द pH ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन नो बेस इज एडेड। इनिशियल pH क्या होगा? तो क्या ये बफर का क्वेश्चन है? नहीं। क्या ये सॉल्ट का क्वेश्चन है? नहीं। इनिशियली क्या है? वीक एसिड। और क्या वीक एसिड का pH का फॉर्मूला आप सभी को याद है?
बिल्कुल याद होना चाहिए। वीक एसिड का पीएच का फॉर्मूला बताइए क्या होगा। पीएच इज इक्वल टू हाफ ऑफ pKa माइनस लॉग ऑफ C। क्या वीक एसिड का पीएच हम इस फॉर्मूले से निकालते थे। सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ pKa क्या हो जाएगा 5 माइनस लॉग 2 4.7 एंड माइनस लॉग C इस केस में क्या आपका -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा 5.7/2। तो पीएच कितना आ गया 5.7/2। 5.7/2 इज 2.85। 2.85। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया, पीएच की वैल्यू क्या होगी 2.85। पीएच वुड बी 2.85। नाउ वी कम टू द सेकंड पार्ट, हाफ ऑफ इक्विवेलेंस पॉइंट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। हाफ ऑफ इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब क्या है। हाफ ऑफ इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर एसिटिक एसिड के हमारे पास A इक्विवेलेंट्स हैं तो हमने बेस के A/2 इक्विवेलेंट्स डाल दिए। अगर एसिड के A इक्विवेलेंट्स हैं तो बेस के हमने कितने डाल दिए A/2। अब क्या होगा, हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब न्यूट्रलाइजेशन होगा। क्या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी, गोज टू कंप्लीशन, ऐसी कोई रिएक्शन होगी, रिएक्शन इरिवर्सिबल होगी, कंप्लीशन को जाएगी, स्ट्रॉन्ग बेस फिनिश हो जाएगा। वीक एसिड कितना बचेगा A/2, सॉल्ट कितना बन जाएगा A/2। वाटर एक्सेस में उसके थोड़ा बढ़ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वाटर को काउंट नहीं करेंगे। अब बताइए हमें क्या मिला, वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस। वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होता है बताइए। क्या ये बफर सॉल्यूशन हो गया और क्या ये एसिडिक बफर बन रहा है। एसिडिक बफर का पीएच कैसे निकालेंगे, pKa प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट बेस ओवर वीक एसिड। क्या ये फॉर्मूला अभी भी हमने देखा था, अप्लाई करिए। pKa क्या होगा 4.7 प्लस लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस बताइए A/2 दिस वन, और वीक एसिड क्या है A/2, लॉग 1 क्या होता है 0। तो पीएच क्या हो गया 4.7। तो क्या सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया, लिख लीजिए। हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट पर पीएच क्या होगा 4.7, नो इश्यू विद दैट। इसी तरह से क्या थर्ड पार्ट आप सॉल्व कर सकते हैं, खुद से करिए, फिर मैं बताता हूं। थर्ड पार्ट, व्हाट इज द पीएच एट 3/4 इक्विवेलेंस पॉइंट। 3/4 इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है, 3/4 रिएक्शन खत्म हो गई या 3/4 अभी बाकी है, बताइए। 3/4 इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब ये होता है, लैंग्वेज ध्यान से सुनिएगा, 3/4 इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब 3/4 रिएक्शन कंप्लीट हो गई। 3/4 रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो अगर एसिड हमारे पास A था बिगनिंग में, तो क्या 3/4 खत्म हो गया तो क्या A/4 बचा। तो इसका मतलब ये हुआ, थर्ड पार्ट मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, थर्ड पार्ट में सॉल्व करने जा रहा हूं, सी पार्ट। तो अगर इसका A है तो क्या हमने इसका 3A/4 डाल दिया, देन उस सिचुएशन में लिमिटिंग रिएजेंट फिनिश हो गया। क्या ये A/4 बचेगा, क्या ये 3A/4 बन जाएगा, वाटर एक्सेस में इससे मतलब नहीं है। नाउ इन दिस केस ये आपका एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज होगा और एक्सप्रेशन बताइए क्या हो जाएगा, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया बताइए 3A/4, 3A/4 और वीक एसिड क्या हो गया A/4। तो क्या ये log 3 हो गया, तो 4.7 प्लस log 3, log 3 की वैल्यू बताइए कितनी होती है 0.47, 0.47 log 3। तो इसको ऐड कर देंगे, लगभग ये अपना 5.2 के आसपास पीएच आ जाएगा। पीएच बढ़ गया, पिछले केस में क्या था 4.7, अभी बढ़ गया 5.2 क्यों हो गया, क्यों, क्योंकि हमने थोड़ा और बेस डाल दिया। स्ट्रॉन्ग बेस के डालने से पीएच सॉल्यूशन का क्या होगा, थोड़ा हायर साइड में जाएगा, लेकिन अभी भी वो किधर है, एसिडिक साइड में 7 से कम है। इज इट क्लियर टू यू। तो दिस वाज अ सॉल्यूशन। और क्वेश्चंस आप बफर के शीट से प्रैक्टिस जरूर करेंगे, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बफर सॉल्यूशंस की। कुछ और टर्म्स हमें समझने हैं बफर सॉल्यूशन में। एक टर्म आता है बफर रेंज, दूसरा टर्म आता है बफर कैपेसिटी। बफर रेंज एंड बफर कैपेसिटी, ये दो टर्म भी हमें समझना जरूरी है, ठीक है। बफर रेंज देखिए क्या होता है, व्हाट इज बफर रेंज। बफर रेंज अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, एसिडिक बफर के लिए pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट बेस ओवर वीक एसिड, फॉर्मूला पढ़ा हमने। अब देखिए मैंने शुरुआत में आपको बताया था एसिडिक बफर क्या होता है।
एसिडिक बफर वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस का मिक्सचर होता है, बिल्कुल होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मिक्सचर क्या किसी भी रेशियो में ले लिया जाए या एक सर्टेन ऑप्टिमम रेशियो में ही इन दोनों को मिला सकते हैं या किसी भी रेशियो में मिला सकते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन किया गया है कि वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस का रेशियो अगर 1:10 या 10:1 के बीच में होता है तो बफर कैपेसिटी ठीक ठाक होती है, बफर एक अच्छा बफर होता है, अदरवाइज नॉट ए गुड बफर। तो व्हाट आई एम सेइंग दैट इस टर्म की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो क्या होनी चाहिए 10 और मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए 1। तो मिनिमम वैल्यू 1/10। तो अगर मैं इस टर्म को रेट कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं 10, 1 और 1/10। मैं कह रहा हूं ये रेशियो ध्यान से समझिए, रेशियो कॉन्जुगेट बेस अपॉन वीक एसिड, ऐसा नहीं कोई भी अमाउंट हो, इसकी मिनिमम वैल्यू ये हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकती है, बेस्ट वैल्यू ये होगी 1, बेस्ट वैल्यू इज 1। क्यों 1? क्यों? क्योंकि 1 पर बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होती है, बफर एक्शन सबसे ज्यादा होता है, बफर एक्शन इज मोस्ट पावरफुल। तो अगर ये रेशियो हमारा 10 होता है, सपोज करिए हायर साइड की बात करते हैं 10, तो log 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो वी हैव pH इज इक्वल टू pKa प्लस 1 हो जाएगा। अगर ये वैल्यू मिनिमम होती 1/10 तो log 1/10 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। तो वी हैव pH इज इक्वल टू pKa -1। तो व्हाट आई मीन टू से दैट बफर रेंज जो होगा एसिडिक बफर का वो क्या होगा pH इज इक्वल टू pK प्लस -1। सिमिलरली बेसिक बफर के लिए क्या होगा pH इज इक्वल टू pKb प्लस -1 होगा, बिल्कुल होगा। सिमिलरली बेसिक बफर के लिए बफर रेंज आप इस तरह से दे सकते हैं। तो बफर रेंज आपको ध्यान रखना है क्या होता है pK प्लस -1, pKb प्लस -1, pK प्लस -1 एसिडिक बफर के लिए, pKb प्लस -1 बेसिक बफर के लिए। क्लियर टू यू? नाउ वी कम टू बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी क्या है? 1 लीटर बफर सॉल्यूशन लीजिए, 1 लीटर बफर सॉल्यूशन लेते हैं। इस बफर सॉल्यूशन में हम 1 यूनिट पीएच चेंज कराना चाहते हैं। पर्पज क्या है 1 यूनिट पीएच चेंज। हम चाहते हैं इसका डेल्टा पीएच जो है वो 1 हो जाए, मे बी 1 यूनिट बढ़ जाए या मे बी 1 यूनिट घट जाए। अगर 1 यूनिट बढ़ाना है तो क्या हमें इसमें स्ट्रॉन्ग बेस NaOH वगैरह डालना पड़ेगा? NaOH डालकर क्या हम पीएच को 1 यूनिट बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। तो अमाउंट ऑफ बेस, इसके मोल्स, इसका अमाउंट, हाउ मच अमाउंट ऑफ बेस will increase the pH of 1 liter buffer solution by 1 unit. This amount is called buffer capacity. Similarly, अगर हम एसिड डालते तो pH 1 यूनिट कम हो सकता था। अगर हम इसमें एसिड डालते, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl डालते तो क्या होता pH कम होने लगता। तो 1 यूनिट pH कम करने के लिए अमाउंट ऑफ HCl जो डालना पड़ेगा वो क्या होगा बफर कैपेसिटी। तो डेफिनेशन क्या है बफर कैपेसिटी की? लिख लेंगे, इट इज द अमाउंट, मिनिमम अमाउंट ऑफ एसिड और बेस required to change the pH of 1 liter buffer solution by 1 unit. Obviously, if we are adding base, pH will go on the higher side. If you are adding acid, pH will go on the lower side. Is it clear to you? तो बफर कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? बताइए, बफर कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? सोचिए, हम एक बफर सॉल्यूशन ला रहे हैं, हम क्या चाहेंगे उसका पीएच तुरंत चेंज हो जाए या मुश्किल से चेंज हो? बताइए, हम चाहेंगे उसका पीएच भी आसानी से चेंज नहीं हो, तभी तो बफर एक्शन अच्छा होगा। अब बफर सॉल्यूशन की बफर कैपेसिटी हाई है, इट मींस वो अच्छी क्वालिटी का बफर है। क्यों? तो बफर कैपेसिटी हाई होने का मतलब यहां अमाउंट ऑफ बेस जो हम डाल रहे हैं वो ज्यादा है। 1 यूनिट चेंज करने के लिए हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, ज्यादा बेस डालनी पड़ रही है। और ये सिचुएशन कब एराइज होती है? ये सिचुएशन तब एराइज होती है जब कॉन्जुगेट बेस और वीक एसिड की वैल्यू क्या हो 1। बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होती है जब ये रेशियो 1 हो, उस केस में बफर कैपेसिटी पीक पर होती है। अगर एसिडिक बफर की बात करें और बेसिक बफर के लिए ये रेशियो हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड अपॉन वीक बेस का रेशियो 1 है। इन दैट केस बफर कैपेसिटी पीक पर होती है, मैक्सिमम होती है। एंड दिस ऑल अबाउट द
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए, जब हम टाइट्रेशन कराते हैं, हम किसी एसिड को किसी बेस से टाइट्रेट कराते हैं या हम कोई रिएक्शन करा रहे हैं ए और बी की, तो हम एंड पॉइंट जानना चाहते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हुई या नहीं। वी वांट टू नो द एंड पॉइंट, वी वांट टू नो द इक्विवेलेंस पॉइंट। तो एंड पॉइंट एस्टैब्लिश कैसे करते हैं? तो आप सबने लैब में एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, जहां पर याद करिए आप एसिड में बेस मिलाते थे, जैसे ही कलर चेंज होता था तो आप कहते थे कि एंड पॉइंट आ गया। तो कलर चेंज कौन करता था? एसिड तो कलरलेस है, बेस जो आप उसमें डाल रहे हैं वो भी कलरलेस है। तो क्या एसिड में बेस आप मिलाएंगे तो क्या कोई कलर चेंज होगा? नहीं। तो क्या उसमें आप याद करिए, स्कूलों में लैब में जो आप टाइट्रेशन करते थे, तो क्या एक ड्रॉप फेनोफ्थलीन या एक ड्रॉप मिथाइल ऑरेंज डालते थे? तो क्या थी ये फेनोफ्थलीन, क्या थी मिथाइल ऑरेंज? इनका पर्पज क्या है, क्यों डालते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव क्या है? समझिएगा ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट इंडिकेटर्स आर आइदर वीक ऑर्गेनिक एसिड और वीक ऑर्गेनिक बेस हैविंग डिफरेंट कलर ऑफ आयनाइज्ड एंड अनआयनाइज्ड पार्ट। इंडिकेटर्स या तो वीक ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे या वीक ऑर्गेनिक बेस होंगे, और इनमें आयनाइज्ड पार्ट और अनआयनाइज्ड पार्ट का कलर क्या होगा? डिफरेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इंडिकेटर है HPH, फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन एक एसिड इंडिकेटर है। एसिड इंडिकेटर फिनोफ्थलीन जब आयनाइज होगा तो क्या देगा? H+ देगा और क्या देगा? PH- देगा। H+ और PH-। PH- का कलर कैसा होता है? पिंक। और H+ HPH क्या है? कलरलेस। दिस इज कलरलेस। तो देखिए ध्यान से समझिए, दिस इंडिकेटर, दिस एसिड इंडिकेटर has phenolphthalein, this PH- has a color pink and this HPH is colorless. So we are talking about the Ostwald theory. हम यहाँ पर इंडिकेटर की ओस्वाल्ड थ्योरी को पढ़ रहे हैं। तो ये न्यूमेरिकल्स जो हमें मिलेगा जेई में, वो किस पर मिलेगा? ओस्वाल्ड थ्योरी पर ही मिलेगा। तो क्या है ओस्वाल्ड थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स? ओस्वाल्ड थ्योरी ऑफ इंडिकेटर कहती है कि इंडिकेटर्स या तो वीक ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे या वीक ऑर्गेनिक बेस होंगे। अगर वो वीक ऑर्गेनिक एसिड होंगे तो उनमें आयनाइज्ड पार्ट का कलर और अनआयनाइज्ड पार्ट का कलर डिफरेंट होगा, जैसा कि फिनोफ्थलीन के केस में होता है, PH- पिंक और HPH कलरलेस। अब देखिए क्या होता है, ड्यूरिंग एसिड बेस टाइट्रेशन वी ऑल नो दैट एट इक्विवेलेंस पॉइंट देयर इज शार्प चेंज इन द H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है? शार्प चेंज होता है। तो अगर H+ आयन एकदम से कम हो गया तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगी? बताइए, H+ के कम करने से इक्विलिब्रियम किधर जाएगी? आगे जाएगी। तो क्या कलर पिंक हो जाएगा? सिमिलरली अगर एसिड बेस टाइट्रेशन में H+ इक्विवेलेंस पॉइंट पर एकदम से बढ़ गया, H+ कॉन्सेंट्रेशन एकदम से बढ़ गया, तो बताइए इक्विलिब्रियम किधर जाएगी? किधर जाएगी बताइए? पीछे जाएगी। इक्विलिब्रियम पीछे जाएगी तो क्या सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा? तो सॉल्यूशन पिंक से कलरलेस हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट करिएगा आप सब अपनी कॉपी में कि एट इक्विवेलेंस पॉइंट during acid base titration there is a sharp change in the pH of the solution. अगर हम strong acid का strong base से, weak acid का strong base से, या हम strong acid का weak base से titration करा रहे हैं, in all situation at equivalence point pH में sharp change होता है। सिर्फ एक ही केस में acid base titration में pH में sharp change नहीं होगा। वो कब होगा? जब हम वीक एसिड का वीक बेस से टाइट्रेशन कराएंगे। तो उस तरह के टाइट्रेशन के लिए कोई इंडिकेटर हमारे पास नहीं है, कोई कलर बेस्ड इंडिकेटर नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हम एक भी रिएजेंट स्ट्रांग है, या तो एसिड स्ट्रांग है या बेस, या दोनों स्ट्रांग है, तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। देन उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? इक्विवेलेंस पॉइंट पर H+ या तो शार्पली डिक्रीज होगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, फिनोफ्थलीन का पिंक कलर आ जाएगा, या H+ एकदम से बढ़ जाएगा, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड आएगा, तो उस पिंक कलर गायब हो जाएगा और सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। दिस इज इंडिकेटर मैकेनिज्म। तो अब इंडिकेटर मैकेनिज्म पे दो तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और एक आपको मिलते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे किस तरह के आते हैं? देखिए, इस इंडिकेटर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या मैं Ka बोल सकता हूं या मैं K इंडिकेटर बोल सकता हूं? Ka दैट्स फॉर एसिड इंडिकेटर, या जनरलाइज करके K इंडिकेटर बोल देते हैं। तो K इंडिकेटर बताइए क्या होगा? दिस वुड बी इक्वल टू H+ कॉन्सेंट्रेशन इनटू द PH- कॉन्सेंट्रेशन अपॉन HPH। डू यू एग्री? अब ऐसा करिए, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए।
हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा log ऑफ के इंडिकेटर इज इक्वल टू log ऑफ H प्लस प्लस log ऑफ pH माइनस अपॉन HPH। log ये X मैंने H प्लस को अलग कर दिया, pH माइनस अपॉन HPH को अलग कर दिया। log XY क्या होता है, log X प्लस log Y। इज इट ओके? अब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करिए। अब देखिए क्या हो गया, माइनस लॉग के इंडिकेटर क्या होता है, पीके इंडिकेटर। माइनस लॉग के इंडिकेटर क्या हो गया, पीके इंडिकेटर। माइनस लॉग H प्लस क्या होता है, पीएच। और इस टर्म को मैं अगर इधर ला दूं तो प्लस हो जाएगा, तो दैट्स माइनस लॉग ऑफ पीएच माइनस अपॉन HPH। इस टर्म को मैं लेफ्ट में ट्रांसफर कर रहा हूं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा pH इज इक्वल टू पीके इंडिकेटर प्लस log ऑफ pH माइनस अपॉन HPH। तो किसी भी एसिड इंडिकेटर के लिए अगर हम इसको जनरलाइज कर दें तो मैं pH माइनस की जगह पर लिख सकता हूं IN माइनस, दैट इज नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस, और HPH की जगह मैं लिख सकता हूं HIN। तो मैं इसे जनरलाइज करके अगर बोलूं तो मैं बोल सकता हूं pH इज इक्वल टू PKIN प्लस log ऑफ pH माइनस अपॉन HPH की जगह पर हम लिख सकते हैं जनरलाइज फॉर्म में IN माइनस अपॉन HIN। इज इट क्लियर टू यू? अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस आपको एक क्वेश्चन जैसे आपको ऐसे भी मिलते हैं, मुझे रेशियो दे दिया जाता है 50-50, दोनों बराबर हैं। एक सॉल्यूशन में pH माइनस और HPH बराबर हैं और सॉल्यूशन का pH 2 है, पीके इंडिकेटर बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं। एक सुनिए ध्यान से, व्हाट आई एम सेइंग, मैं कह रहा हूं एक सॉल्यूशन है जिसका pH 2 है और उस सॉल्यूशन में आपके HIN और IN माइनस 50-50% है, ये भी 50% और ये भी 50%, और पी के इंडिकेटर बताइए क्या होगा, ये क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे, इस फॉर्म को यूज कर लीजिए। पी के इंडिकेटर पूछा गया है, लॉग में ये रेशियो IN माइनस अपॉन HIN इक्वल है, तो log 1 क्या होगा, 0। ये टर्म तो गायब हो गया, तो क्या pH इज इक्वल टू PKIN। तो इस तरह के केस में pH क्या हो गया, PKIN, तो PKIN की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। एग्री कर रहे हैं? इसी क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करिए। ऐसा करता हूं, अब मैं pH को 3 कर देता हूं, pH इज 3, और अब मैं आपको पीके इंडिकेटर भी मैंने आपको दे दिया 2, पीके इंडिकेटर भी मैंने आपको दे दिया 2, और मैं आपसे कह रहा हूं कि बताइए HIN कितने परसेंट है और IN माइनस कितने परसेंट है, इनका परसेंटेज बताइए। इसके परसेंटेज क्या होंगे, इसके परसेंटेज क्या होंगे। नया क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन तो समझ में आ गया आपको, अब नया क्वेश्चन करिए, वेरिएशन। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। pH की वैल्यू क्या दी गई है आपको, 3 दी गई है। पीके इंडिकेटर आपको क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। पीके इंडिकेटर क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। तो 3 में से 2 माइनस हुआ, इधर क्या आ गया, 1। लॉग ऑफ समथिंग 1 है, तो समथिंग क्या होगा बताइए, लॉग ऑफ समथिंग इज 1, तो दैट समथिंग इज, बोलिए 10, समथिंग इज 10। तो अगर 3 माइनस 2 1, 1 इज लॉग ऑफ IN माइनस अपॉन HIN, तो वी कैन से दैट दिस रेशियो इज 10। रेशियो 10 हो गया, मीन्स HIN गिविंग H प्लस प्लस IN माइनस, ये 10 है और ये 1 है। IN माइनस अपॉन HIN 10 होगा, log 10 1 होता है, तो ये 10 है, ये 1 है। अब जरा सोचिए 10 IN माइनस आया कहां से होगा, क्या शुरू में ये 11 रहे होंगे, ये नहीं था, ये नहीं था। 11 में से 10 राइट में चलेगा, ये कितने बचे, 1, तो इसके 10 से इसके कितने बनेंगे, 10 बनेंगे। तो दिस सजेस्ट दैट HIN बिगिनिंग में कितना रहा होगा, 11, और अभी कितना रह गया है, 1। तो परसेंटेज आयनाइजेशन कितना हुआ, परसेंटेज मैंने आपसे पूछा था, तो परसेंटेज आप कैसे निकालेंगे, परसेंटेज बताइए कैसे निकालेंगे। परसेंटेज ऑफ HIN कैसे निकालेंगे, इज 1 आउट ऑफ टोटल 11 इंटू 100, और IN माइनस आउट ऑफ 11, दिस इज 10 बाई 11 इंटू 100। इज इट ओके? तो IN माइनस का परसेंटेज देखिए ध्यान से कितना होगा, नोट कर लीजिएगा सभी, 10 बाई 11 इंटू 100, और HIN का परसेंटेज बताइए कितना होगा, 1 बाई 11 इंटू 100%। गॉट इज पॉइंट। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। फर्दर इंडिकेटर्स में आपको पूछा जाता है इंडिकेटर रेंज क्या है, व्हाट इज द रेंज ऑफ इंडिकेटर। तो हेडिंग डालेंगे सभी कॉपी में, इंडिकेटर रेंज, रेंज ऑफ इंडिकेटर, रेंज ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर रेंज समझिए क्या है, इंडिकेटर रेंज। तो आपने देखा था कि HIN और
आयन माइनस के कलर डिफरेंट होते हैं, दैट्स वाई कलर चेंज होता था। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिकेटर रेंज। लेट मी एक्सप्लेन। भाई हमने देखा कि इंडिकेटर HIN गिविंग H++ आयन माइनस, मान लेते हैं ये अपना पिंक है और ये मान लेते हैं अपना कलरलेस है, दिस इज कलरलेस। अब आप बताइए सॉल्यूशन पिंक कब होगा, सॉल्यूशन कलरलेस कब होगा? तो एक्चुअल में मैथमेटिकली अगर बोला जाए तो हम कह सकते हैं कि अगर रेशियो आयन माइनस अपॉन HIN की वैल्यू 1:1 है तो वी से दैट इज पॉइंट ऑफ कलर चेंज। लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारी आईज को कलर चेंज यहां से दिखने लग जाता है 1/10 और यहां तक रिजॉल्व करती है हमारी आईज 10:1। क्या मतलब है, समझिए ध्यान से। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आयन -1 और HIN 10 या उससे भी ज्यादा है तो रेशियो क्या 1/10 से कम होगा, तो इधर हमें HIN का कलर मिलेगा। फिर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मैं कह रहा हूं कि एक सॉल्यूशन में ये कलरलेस है और ये पिंक है। अगर मान लेते ये 1 है और ये 10 है या उससे भी ज्यादा है तो रेशियो क्या नीचे चला जाएगा। तो अगर ये 1 और ये 10 से ज्यादा तो कलर किसका डोमिनेट करता है, कलर किसका डोमिनेट करेगा, HIN का। सिमिलरली अगर ये अपना 1 है और ये 10 या 10 से ज्यादा है तो अब बताइए किसका कलर डोमिनेट करेगा, पूछने की जरूरत नहीं है आपको, आयन माइनस का कलर डोमिनेट करेगा। तो इधर क्या आयन माइनस का कलर डोमिनेट करेगा और इधर क्या HIN का कलर डोमिनेट करेगा। और क्या ये रेंज हो गया जहां पर कलर चेंज होगा, इस रेंज में कलर चेंज होगा। मैथमेटिकली वी कैन से दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ कलर चेंज मैथमेटिकली, लेकिन एक्सपेरिमेंटली बात करें तो हम इस जोन में कलर चेंज को रियलाइज करेंगे। याद करिए जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट करते थे, एक ड्रॉप डाला, कलर आया, फिर गायब हो गया, फिर आया गायब हो गया, बड़ा कंफ्यूजन होता है कि एंड पॉइंट आया नहीं आया। वी आर इन दिस जोन जहां हमारी आईज उस कलर चेंज को रिजॉल्व नहीं कर पा रही है। हमारी आईज तभी रिजॉल्व कर पाती है, हमारी आईज के कंफ्यूजन कभी क्लियर होता है जब ये रेशियो आइदर 1/10 से कम हो या 10:1 से ज्यादा हो। दैट्स वाई मेनी टाइम्स हमारे एंड पॉइंट इक्वलेंस पॉइंट के बाद में आते हैं। इक्वलेंस पॉइंट आ चुका है लेकिन कलर चेंज अभी हमारी आईज रिजॉल्व नहीं कर पा रही है। दैट्स वाई एंड पॉइंट कई बार एक्सपेरिमेंटल पॉइंट बाद में आता है जबकि मैथमेटिकल इक्वलेंस पॉइंट पहले ही आ चुका है। लेकिन हाँ, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आप कभी इतना नहीं सोचेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आप एंड पॉइंट और इक्वलेंस पॉइंट को इंटरचेंजेबली यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। नाउ वी कम टू नेक्स्ट पॉइंट। तो हम बात कर रहे थे इंडिकेटर रेंज की, क्या है रेंज ऑफ इंडिकेटर, व्हाट इज द रेंज ऑफ इंडिकेटर। तो रेंज ऑफ इंडिकेटर क्या होगा, एक फॉर्मूला अभी भी हमने पढ़ा, pH = PKIN प्लस लॉग ऑफ आयन माइनस अपॉन HIN। अभी भी फॉर्मूला पढ़ा था हमने, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सभी को याद होना चाहिए। अब मैं ये कह रहा हूं कि इसकी वैल्यू अगर 1/10 से कम है तो कलर HIN का होगा और इसकी वैल्यू 10:1 से ज्यादा है, लॉग में जो टर्म है, तो कलर किसका होगा, आयन माइनस का कलर होगा। तो से इसका वैल्यू मैं 1/10 रख रहा हूं मिनिमम। तो बताइए pH क्या हो जाएगा, PKIN प्लस लॉग 1/10 की वैल्यू बोलिए क्या होगी, -1। लेकिन अगर इसकी अपर लिमिट रख दें तो अपर लिमिट बताइए क्या होगी, log 10। log 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1। तो वी कैन से दैट देयर इज अ रेंज ऑफ इंडिकेटर pH = PKIN ±1 जहां कलर चेंज होगा। तो अगर मैं इसको pH स्केल पर बोलूं तो से दिस इज pH ऑफ द सॉल्यूशन एंड से दिस इज PKIN, pH ऑफ द सॉल्यूशन। PKIN सपोज करिए किसी इंडिकेटर का 4 है, तो PKIN किसी इंडिकेटर का 4 है। दिस इज pH 4, दिस इज pH 3, दिस इज pH 5। मान लीजिए इस इंडिकेटर का PKIN 4 है। अब इस इंडिकेटर को हमने एक ऐसे सॉल्यूशन में डाल दिया है इसका pH 3 से भी कम है, pH 3 से भी कम है, तो किसका कलर डोमिनेट करेगा, इस जोन में HIN का कलर डोमिनेट करेगा। लेकिन इस इंडिकेटर को जिसका PKIN 4 है उसको हमने डाल दिया एक ऐसे इंडिकेटर में जिसका pH 5 है, तो किसका कलर डोमिनेट करेगा बताइए, आयन माइनस का कलर डोमिनेट करेगा। और क्या इस जोन में या मैथमेटिकली pH = PKIN या ±1 इज द जोन
where color is changing. Is it clear to you? pH रेंज क्या होगा इंडिकेटर का रेंज क्या होगा? pH is equal to pKin plus minus 1. Remember. सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें आते हैं, वो कैसे आते हैं? सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर्स, इंडिकेटर सिलेक्शन। किसी कोई पर्टिकुलर टाइट्रेशन हम करने जा रहे हैं, तो उसमें इंडिकेटर कैसे सिलेक्ट किया जाए? आप लैब में टाइट्रेशन करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो आप क्या सोचकर इंडिकेटर सिलेक्ट करते हैं? मिथाइल ऑरेंज लिया जाए या फिनोफ्थिलीन लिया जाए, कौन सा इंडिकेटर लिया जाए? क्या सोच के आप सिलेक्शन करते हैं या कुछ भी सोच के ले लेते हैं? बताइए, समझते हैं। अगर हम एक एसिड बेस टाइट्रेशन कराने जा रहे हैं, तो अगर हम टाइट्रेशन कर्व प्लॉट करें, पीएच वर्सेस वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एडेड, हमारे पास एक अननोन एसिड है HCl, जिसकी नॉर्मेलिटी N1 पता करना है, V1 इज नोन, स्ट्रॉन्ग बेस नॉर्मेलिटी नोन। समझिएगा ध्यान से, हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन है, उसकी नॉर्मेलिटी हम पता करना चाहते हैं। नॉर्मेलिटी इज अननोन, नॉर्मेलिटी वी वांट टू मेजर। इसकी नॉर्मेलिटी पता करने के लिए हमने स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर लिया, इसकी नॉर्मेलिटी N हमें पता है, N2 इज नोन टू अस, N2 इज नोन टू अस। अब हम इक्विवेलेंस पॉइंट पर कलर चेंज कराएंगे। कैसे कराएंगे, क्या कराएंगे? देखिए ध्यान से समझिए। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे, तो हम देखते हैं इसका पीएच का वेरिएशन कुछ ऐसा होता है। शुरू में पीएच 1 के आसपास होगा, 2 के आसपास होगा, डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। बेस मिलाने लगेंगे, पीएच पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इक्विवेलेंस पॉइंट के आसपास एकदम से सडन अपराइज होगा, से ज्यादातर केस में ये वैल्यू अप टू 3 से लेकर 11 तक हो सकती है। ये अपसाइड जो होती है, वर्टिकल जोन जिसकी बात करते हैं, ये लगभग 3 से 11 तक हो सकता है। ऑब्वियसली ये वैल्यू जो 3 और 11 में बोल रहा हूं, दिस में चेंज डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन। अगर इक्विवेलेंस पॉइंट की बात करें, तो क्या इक्विवेलेंस पॉइंट 7 होगा? इक्विवेलेंस पॉइंट 7 होगा। तो अभी हम क्या सीख रहे हैं? वी आर लर्निंग चॉइस ऑफ इंडिकेटर। इस टाइट्रेशन के लिए हम किस इंडिकेटर को सेलेक्ट कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर टाइट्रेशन के लिए हम किस इंडिकेटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें दो चीजें आप नोट करेंगे। पहली बात तो ये, इंडिकेटर शुड हैव pKin, नोट करेंगे, कॉपी में इंपॉर्टेंट है। इंडिकेटर शुड हैव pKin फॉलिंग ऑन द वर्टिकल जोन ऑफ द टाइट्रेशन कर्व। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंडिकेटर का pKin 3 से 11 पर होना चाहिए, वो इंडिकेटर क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक, बट क्या ये बहुत लंबा रेंज हो गया 3 से 11? कुछ और स्पेसिफिक हमें जाना है, तो वी कैन से दैट इंडिकेटर शुड हैव pKin एज क्लोज एज पॉसिबल टू द इक्विवेलेंस पॉइंट pH। तो इंडिकेटर का pKin अगर इसके आसपास है, 7 के आसपास है, तो वो इंडिकेटर बेस्ट इंडिकेटर है, दैट इज द बेस्ट इंडिकेटर। लेकिन अगर इंडिकेटर का pKin इस वर्टिकल जोन पर भी पड़ रहा है, यहां भी पड़ रहा है या यहां भी पड़ रहा है, तो वो सब चलेंगे। तो जैसे ब्रोमोथाइमोल ब्लू एक इंडिकेटर है जिसका pKin 6 के आसपास होता है, 7 के काफी क्लोज है, दैट इज द बेस्ट पॉसिबल इंडिकेटर फॉर दिस पर्टिकुलर टाइट्रेशन। लेकिन अगर हमने मिथाइल ऑरेंज यूज किया जो 9 के आसपास कलर चेंज करता है, सॉरी फिनोफ्थिलीन यूज किया जो 4 के आसपास कलर चेंज करता है, तो क्या वो भी चलेगा? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वर्टिकल जोन कहां पर जा रहा है? 11। फिनोफ्थिलीन कलर चेंज करता है 9 के आसपास, तो क्या ये वर्टिकल जोन 3 to 11 पर फॉल कर रहा है? यस, इट इज ओके। या हमने एक इंडिकेटर सिलेक्ट किया मिथाइल ऑरेंज जो कि अराउंड अप्रोक्सीमेटली 4 के आसपास कलर चेंज करता है, pH 4 के आसपास, तो क्या ये मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर भी क्वालिफाई होगा? बिल्कुल, ये भी क्वालिफाई होगा। तो हम इन तीनों में से किसी भी इंडिकेटर को यहां पर डाल सकते हैं, और जैसे ही इक्विवेलेंस पॉइंट V2 हम पहुंचेंगे, इक्विवेलेंस पॉइंट V2 पर जैसे ही पहुंचेंगे, कलर चेंज होगा।
कलर चेंज का पॉइंट देखकर हमें पता चल जाएगा वी हैव एडेड वॉल्यूम V2। जैसे ही यहां पर कलर चेंज हुआ हम इसको बंद करेंगे, रीडिंग देखेंगे, V2 कंज्यूम हो गया। नाउ विल से दैट N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। N1 अननोन था, V1 पता था, N2 पता था, V2 क्या हमने बाई एक्सपेरिमेंट डिटरमिन कर लिया, V2 हमने बाई एक्सपेरिमेंट डिटरमिन कर लिया। फिर से समझिए, मान लेते हैं हमारे पास एक HCl सॉल्यूशन है, नॉर्मलिटी अननोन है, V1 50 ml है, V1 50 ml है, N2 0.1 है, N2 0.1 है। आपने बेस डालना चालू किया, अगर इन तीनों में से कोई भी इंडिकेटर डाल दिया है तो V2 ml पर क्या वो इंडिकेटर का pKin हिट हो रहा है, सॉल्यूशन का pH उस pKin पर पहुंच जाएगा जो कि पहले कम था, और जैसे ही सॉल्यूशन का pH इस pKin को टच करेगा जो कि V2 पर ही देखिए टच कर रहा है, चाहे इस कर्व को लें, चाहे इस कर्व को लें या इस कर्व को लें, तीनों में से कोई भी इंडिकेटर लेते हैं, V2 ml स्ट्रॉन्ग बेस डालने पर इंडिकेटर अपनी परफॉर्मेंस शो करेगा, कलर चेंज कर देगा, और इंडिकेटर जैसे ही कलर चेंज करेगा हम बेस डालना बंद करेंगे, बेस की रीडिंग देखेंगे कितना हुआ V2। नाउ क्या V2 हमें पता चल गया, N2 पता था, V1 पता है, तो क्या N1 यहां से कैलकुलेट कर लेंगे? बिल्कुल, N1 अननोन एसिड की स्ट्रेंथ हमें पता चल गई। तो क्वेश्चन आपको कैसे मिलेंगे? क्वेश्चंस आपको मिलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन के लिए कौन से इंडिकेटर क्वालिफाई होंगे। ऐसे सारे इंडिकेटर जो लगभग 3 से 11 के बीच में pKin रखते हैं सारे क्वालिफाई होंगे। सिमिलरली अगर हम वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन कर्व की बात करें तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कर्व में दिस वाज स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। अगर मैं वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन कर्व की बात करूं, एसिटिक एसिड का टाइट्रेशन मैं कराने जा रहा हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो HCl का pH तो चलिए 1 से चालू हो जाता था, एसिटिक एसिड का pH 1 होगा या थोड़ा ज्यादा होगा, 3 के आसपास से चालू होगा। तो क्या वर्टिकल जोन की हाइट 6.5 से लेकर 11 तक जाएगी, और क्या इक्वलेंस पॉइंट इस केस में क्लोज टू 9 के आसपास होगा? क्यों? क्योंकि सॉल्ट जो बनेगा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट कैसा सॉल्ट होता है? बेसिक। pH 7 होगा या मोर देन 7 होगा? pH वुड बी मोर देन 7। अब बताइए क्या इस सिचुएशन में HPH क्या इज द बेस्ट पॉसिबल इंडिकेटर? क्या इस सिचुएशन में HPH इज द बेस्ट पॉसिबल इंडिकेटर? व्हाई नॉट? बट क्या इस सिचुएशन में मिथाइल ऑरेंज वर्टिकल जोन पे फॉल कर रहा है? ध्यान से देखिए, वर्टिकल जोन कहां से कहां तक है? 6.5 pH से लेकर 11 pH तक। लेकिन मिथाइल ऑरेंज तो pH 4 पर कलर चेंज कर देगा जो कि यहां पर ही कहीं हिट हो गया, जबकि इक्वलेंस पॉइंट आना चाहिए यहां पर। तो क्या मिथाइल ऑरेंज प्री मैच्योर कलर चेंज करेगा? मिथाइल ऑरेंज इज फॉलोइंग हियर, तो मिथाइल ऑरेंज क्या इस केस में डिस्क्वालीफाई हो गया? मिथाइल ऑरेंज इज डिस्क्वालीफाइड हियर। इज इट क्लियर टू यू? सिमिलरली अगर हम एक टाइट्रेशन कर्व बनाने जा रहे हैं, हियर वी आर टेकिंग द वीक बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसका टाइट्रेशन कर्व हमें ऐसा मिलेगा, pH ऑफ द सॉल्यूशन वर्सेस वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एडेड। अगर आप इसको प्लॉट करेंगे तो ये कर्व कुछ ऐसा मिलेगा। हाइट ऑफ वर्टिकल जोन में भी अराउंड 7.5 से लेकर ये लगभग आ जाएगा 3 के आसपास, और इक्वलेंस पॉइंट pH आपका 5 के आसपास, क्योंकि सॉल्ट जो होगा वो कैसा सॉल्ट होगा? एसिडिक सॉल्ट होगा, pH 7 से कम होगा। अब बताइए क्या इस सिनेरियो में मिथाइल ऑरेंज इज वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल इंडिकेटर? मिथाइल ऑरेंज pKin 4 के आसपास होता है, क्या वो 5 के आसपास है, रेंज में है? बिल्कुल है। वर्टिकल जोन पर है? बिल्कुल है। तो क्या मिथाइल ऑरेंज बेस्ट इंडिकेटर है? बिल्कुल। लेकिन अब जरा देखिए, pH 11 था लगभग इनिशियली, वीक बेस का pH कितना होगा? POH से 3, तो pH 11 था, इक्वलेंस पॉइंट के पास घटते हुए 7.5 तक आ गया। अब हमने अगर एक इंडिकेटर यूज किया फिनोफ्थलीन, वो कलर कब चेंज करता है? pH 9 के आसपास। pH 9 कहां हिट हो गया? देखिए इक्वलेंस पॉइंट आ रहा है यहां पर, और pH 9 देखिए 7.5 यहां है, 11 यहां है, 9 समवॉट इधर कहीं हिट हो गया। तो क्या HPH इस प्रोसेस के लिए सुटेबल इंडिकेटर है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वर्टिकल जोन की हाइट है 3 से 7.5 लगभग, डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन, और फिनोफ्थलीन कलर चेंज कर रहा है 9 पर, तो क्या वर्टिकल जोन के ऊपर है? बिल्कुल। और pH 9 समय से पहले ही आ गया, तो ये प्री मैच्योर कलर चेंज कर देगा, फिनोफ्थलीन यहां पर नहीं डाल सकते। दैट मीन्स जब आप लैब में टाइट्रेशन करने जा रहे हैं तो यू आस्क योरसेल्फ, आप कौन सा टाइट्रेशन करने जा रहे हैं?
अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस करने जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड करने जा रहे हैं, वर्टिकल जोन की हाइट बहुत ज्यादा होगी, 3 से 11, 11 से 3, आपके पास बहुत सारे इंडिकेटर्स के चॉइसेस होंगे। लेकिन अगर आप टाइट्रेशन कराने जा रहे हैं वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, तो वर्टिकल जोन की हाइट थोड़ी कम हो गई, नीचे से अल्टरिंग हो गई, अब ये 6.5 से 11 ही रह गई। तो मिथाइल ऑरेंज यहां पर आप यूज नहीं कर सकते। मिथाइल ऑरेंज यूज किया तो गलत रिजल्ट्स आएंगे, सारे समय से पहले ही कलर चेंज आ जाएगा। और सिमिलरली अगर आप वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड टाइट्रेशन कराने जा रहे हैं, देन उस केस में वर्टिकल जोन की हाइट आपको बस एक रफ एस्टिमेट ध्यान रखना है, ये डेटा याद नहीं करिए, रफ एस्टिमेट कि वर्टिकल जोन की हाइट कहां से कहां तक होगी, लगभग 3 से 7.5 तक होगी, डिपेंडिंग ऑन द केसेस। अगर इस जोन में हुई तो आपका मिथाइल ऑरेंज तो बेस्ट इंडिकेटर हो जाएगा। लेकिन एचपीएच जिसका पीकेआई 9 के आसपास था, वर्टिकल जोन के ऊपर हो गया, डिस्क्वालीफाई हो गया। यू कांट टेक फेनोक्सिलिन हियर, यू हैव द ऑप्शन ऑफ मिथाइल ऑरेंज, यस, but you don't have the option of methyl orange in such titration where there is weak base and we are adding strong acid. We can't take phenolphthalein, disqualified. We can take methyl orange, yes. Clear to you? हाँ, इसमें एक केस और आता है, वीक एसिड और वीक बेस का टाइट्रेशन हम कराने जा रहे हैं। अगर हम एक वीक एसिड में एक वीक बेस डालेंगे तो टाइट्रेशन कर्व कैसा मिलेगा? इसमें एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होती है, हमें कोई वर्टिकल जोन ही नहीं मिलता। अगर हम वीक बेस ऐड कर रहे हैं वीक एसिड के सॉल्यूशन में, तो देखिए इस टाइट्रेशन कर्व को, यहां पर हमें वर्टिकल जोन मिला था, शार्प इंक्रीज, यहां हमें वर्टिकल जोन मिला था, शार्प इंक्रीज, यहां हमें वर्टिकल जोन मिला था, शार्प डिक्रीज। लेकिन यहां पर कोई वर्टिकल जोन ही नहीं मिल रहा है। वर्टिकल जोन ही नहीं मिल रहा है मतलब पीएच में कोई शार्प चेंज नहीं हो रहा है। पीएच में कोई शार्प चेंज नहीं हो रहा है मतलब H+ कॉन्सेंट्रेशन में कोई शार्प चेंज नहीं हो रहा है। तो H+ कॉन्सेंट्रेशन में जब शार्प चेंज नहीं होगा तो इस तरह के केस में हमारे पास इंडिकेटर चॉइसेस नहीं है। वी डोंट हैव एनी कलर बेस्ड इंडिकेटर टू एस्टिमेट द एंड पॉइंट हियर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहां पर इंडिकेटर की जरूरत वास्तव में है भी या नहीं? वाई वी नीड इंडिकेटर? नो, इस तरह के टाइट्रेशन हम कभी कराएंगे नहीं। अगर हमें वीक एसिड के बारे में पता करना है तो हम उसमें वीक बेस क्यों डालेंगे, हम उसमें स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे। सिमिलरली अगर हमें वीक बेस के बारे में पता करना है तो हम उसमें वीक एसिड क्यों डालेंगे, हम उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डालकर उसका टाइट्रेशन कराएंगे। तो वीक एसिड वीक बेस टाइट्रेशन के लिए सुटेबल इंडिकेटर नहीं है, इसलिए इस तरह के टाइट्रेशन आपने देखिए कभी भी लैब में नहीं कराए होंगे, केमिस्ट्री लैब में। इज इट ओके? अब क्वेश्चन उठता है क्यों नहीं है? वीक एसिड और वीक बेस में वर्टिकल जोन क्यों नहीं आया? बाकी सब में आया तो इसमें क्यों नहीं आया? समझिए, बफर सॉल्यूशन पढ़ा था। बफर सॉल्यूशन में हमने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? मिक्स बफर और सिंपल बफर। सिंपल बफर में आपने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था सिंपल बफर में? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस आर सिंपल बफर। तो क्या यहां पर हमें सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस मिल रहा है? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस क्या सिंपल बफर होता है? और क्या बफर की कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ चुके हैं कि बफर सॉल्यूशन में पीएच चेंज के लिए क्या वो रेजिस्टेंट होगा? एक बफर में याद करिए, स्ट्रॉन्ग एसिड डालिए, स्ट्रॉन्ग बेस डालिए, पानी मिलाइए, क्या वो बफर एक्शन के कारण पीएच में ज्यादा चेंज होने देता है? नहीं, रेजिस्ट करता है। तो ये एक सिंपल बफर है। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस जो इक्वलेंस पॉइंट पर बनेगा, इक्वलेंस पॉइंट पर हमें मिलेगा क्या? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, वो एक सिंपल बफर होगा। और सिंपल बफर सॉल्यूशन की पीएच चेंज आसानी से नहीं होगी, इज रेजिस्टेंट टुवर्ड्स पीएच चेंज, और जो कि विजिबल है, और उसके कारण हमें दिक्कत हो गई। हम सुटेबल इंडिकेटर यहां पर कोई हमारे पास नहीं है, सुटेबल इंडिकेटर यूज नहीं कर सकते। देयर इज नो सुटेबल इंडिकेटर बिकॉज देयर इज नो वर्टिकल जोन। व्हाई देयर इज नो वर्टिकल जोन? बिकॉज द सिंपल बफर एक्शन इज रेजिस्टेंट टुवर्ड्स पीएच चेंज। क्लियर टू यू? दिस ऑल अबाउट इंडिकेटर्स। याद रखेंगे चॉइस ऑफ इंडिकेटर। दो बातें फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंडिकेटर वर्टिकल जोन पर पड़ेगा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर इक्वलेंस पॉइंट पीएच के आसपास इंडिकेटर का पीकेआईएन है तो और भी अच्छी बात है। क्लियर? लेकिन किसी भी हाल में इंडिकेटर का पीकेआईएन इस टाइट्रेशन कर्व के हॉरिजॉन्टल जोन में इधर नहीं जाना चाहिए, इधर देखिए नहीं जाना चाहिए, वर्टिकल जोन में चलेगा, हॉरिजॉन्टल जोन में डिस्क्वालिफाइड, हॉरिजॉन्टल जोन में डिस्क्वालिफाइड। रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके?